हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो सीयूटी फॉर्म है उनको भरने की रेस स्टार्ट हो चुकी है और स्टूडेंट्स अपने सीयूटी फॉर्म को भरना स्टार्ट भी कर चुके हैं। लेकिन आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, सीयूटी फॉर्म आप तब तक ना भरें जब तक आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो आप सीयूटी फॉर्म में जरूर गलतियां कर देंगे। हालांकि अपडेशन का चांस आपको मिलेगा, वहां पर आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप पहली बार में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भरें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही चूज करें, यूनिवर्सिटी आप सही चूज करें, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो अच्छे बढ़िया रहें। और बढ़िया रहेंगे चांसेस तो आपको जो आपके ड्रीम कॉलेज है, जो आपका ड्रीम कोर्स है, उसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए हम कई बार हम क्या करते हैं, अपनी लापरवाही की वजह से हम वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट छोड़ने की वजह से ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा जो साल है वो आप बर्बाद हो जाए, या आप जो कोर्सेज आपको लेना चाहिए था वो कोर्स आप ना लेके कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लें क्योंकि मजबूरी है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, ताकि जब आप सीयूटी फॉर्म अपना भरें तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज हो कि कौन सा आपको कॉलेज भरना है, कौन से आपको कोर्स लेना है और क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन उसके अंदर होना चाहिए कि आपके जो चांसेस हैं, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपके चांसेस ब्राइट रहें एडमिशन लेने के लिए। तो ये सीयूटी की जो वेबसाइट है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये गॉड क्लासेस की जो ऐप है उस पर भी ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी प्रोग्राम के अंदर, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ की हो सकता है कि यहाँ पर पिक ना हो, लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें तो 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी इस सीयूटी प्रोग्राम में लिस्ट है। यानी इन बार आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूटी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी लिस्ट आप देख सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन चाहिए। अगर हम इसके पूरे इसकी बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपको 9 फरवरी से ओपन हो चुका था भरने के लिए और 12 मार्च तक ये ओपन रहेगा शाम को 9 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस, जो आप फीस पे करेंगे वो 12 मार्च 2023 यानी 11:50 तक आप फीस पे कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए आपको 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक का टाइम मिलेगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि इन बिटवीन आपके बोर्ड एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो उसके बीच में आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। इसलिए आप बेटर है कि पहले अपने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लें। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका कहाँ पर एग्जामिनेशन होना है, कौन सी सिटी में होना है, उसका आपको 30 अप्रैल 2023 को पता चलेगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड आपका, जो सेकेंड वीक ऑफ द मे 2023। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 मई से स्टार्ट होंगे और 31 मई तक चलेंगे। बाकी जो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं, और उसके अलावा उनके एग्ज़ाम जब बनाए जाएंगे तो हो सकता है कि वो डेट थोड़ी सी और एक्सटेंड भी हो जाए। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की अभी इसके बारे में कोई डेट नहीं है। वेबसाइट www.nta.ac.in या फिर cutsummit.ac.in, सिर्फ इन्हीं दोनों वेबसाइट पर आप भरोसा करें। बाकी कहाँ पर क्या मिल रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, ये भी बाद में इसकी डेट जो है वो डिसाइड होगी। अब यहाँ पर जो फीस आपको देनी है वो फीस के बारे में आपको यहाँ पर सारा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, 3 सब्जेक्ट तक अगर आप चूज़ करते हैं, जनरल कैटेगरी में है तो 750 की फ़ीस है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 700 है। ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर हैं तो उसमें 650 की फ़ीस है। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया तो 3750 अगर आपका सेंटर आउटसाइड इंडिया है तो। ऐसे ही अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट आप लेते हो तो उसके हिसाब से ये फ़ीस है, और 10 सब्जेक्ट आप लेते हो तो उसके हिसाब से ये आपकी फ़ीस है। तो इस फीस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पे करना है। टेस्ट का मोड क्या रहेगा, किस तरह से आपको टेस्ट होंगे, जैसे लास्ट ईयर था उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जिसे हम बोलते हैं, वो टेस्ट होंगे। इसके अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। अब मीडियम क्या होगा, इसके अंदर 13 लैंग्वेजेज है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो उसमें आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस होगा, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे देंगे, 12th क्लास से जो रिलेटेड है बस वो आपको यहाँ पर देना है। जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, स्टेट्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है। रजिस्ट्रेशन इस साइट पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या प्रोसेस हो, क्या क्या स्टेप्स हुए हमारे पास। हमें रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। ये 3 स्टेप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। कैसे होगा ये सारा का सारा मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उसको देख लीजिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना अच्छे तरीके से फिल करिए। जब आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो डाउनलोड सेव एंड प्रिंट ऑफ ए कॉपी फॉर द कन्फर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी आप एक डाउनलोड कर लेंगे कॉपी, प्रिंट भी करवा के रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको परेशान ना होना पड़े। अब उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। CUT जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन दे सकता है। तो CUT के लिए अगर आप फॉर अपेयरिंग इन द CUT देयर इज़ नो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट, यानी एज का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। एज आप कितनी भी एज के हो तो आप दे सकते हो। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2023 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन द CUT। मतलब अगर आपने जो 12th क्लास है या उसके इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होता है वो पास कर लिया हो या फिर आप इस साल अपीयर कर रहे हो, वो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। However, the candidate will be required to fulfill the age criteria if any of the university, institution or organization in which they are desired to taking admission। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। NTA कह रहा है कि भाई हमें कोई एज की दिक्कत नहीं है, आप कितने भी एज के हो, बस यहाँ पर आपको क्राइटेरिया ये फुलफिल करना है कि क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए या आप अपीयर हो, तो आप NTA का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन अगर है तो यूनिवर्सिटीज़ को हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या एज क्राइटेरिया भी कुछ वहाँ पर है या नहीं है। अगर वहाँ पर एज क्राइटेरिया है तो फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो कोर्स नहीं मिलेगा। बेशक आपके NTA एग्ज़ाम के अंदर जो आप देने वाले हैं CUT एग्ज़ाम, उसके अंदर आपके कितना भी अच्छा स्कोर आया हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की जो कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अपीयरेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट और सिक्योरिंग पास मार्क्स एट दैट डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम अनलेस ही और शी फुलफिल द प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये वही चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। अब जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर सेक्शन 1A जो आपको CUT ने जो आपको पैटर्न दिया हुआ है उसके अंदर लैंग्वेज के 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 1A और एक सेक्शन B। तो सेक्शन A के अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं और सेक्शन B के अंदर 20 लैंग्वेज हैं जो सेक्शन A से अलावा 20 लैंग्वेजेस में और हैं। डोमेन के अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और जनरल टेस्ट का एक ही पेपर होता है, वो सभी के लिए कॉमन ही होता है जनरल टेस्ट का। उसका सिलेबस अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अब जो सेक्शन 1A है उसके अंदर कह रहा है कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज है, या जो सेक्शन 1B है उसके अंदर 20 लैंग्वेजेज है। इसका जो क्वेश्चन होगा उसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 40 आपको उसमें से करने हैं। सेक्शन 1B लैंग्वेज ये हो गया हमारे पास। सेक्शन 2 पे जब आते हैं तो उसमें डोमेन सब्जेक्ट होंगे। जो डोमेन सब्जेक्ट जो आप जैसे अगर आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अगर आपके साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं अगर 45 क्वेश्चन दिए होंगे, और 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अगर आपको 50 क्वेश्चन दिए होंगे, तो यहाँ भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 50 आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शन। अगर आप तीनों सेक्शन को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आप इसमें से मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। जो एग्जामिनेशन होगा, लास्ट ईयर 2 शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग, लेकिन इस बार 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। वो की टाइमिंग क्या होगी उसके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, वो जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब जाके क्लियर होगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, MCQ टेस्ट होंगे। टेस्ट सब्जेक्ट कवर अंडर CUT। देयर आर द 3 शिफ्ट इन ए डे। कैंडिडेट कैन चूज अप टू 10 सब्जेक्ट। ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है, लिस्ट आपको ऊपर दे ही रखी है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट्स पर डे। लेकिन कितने टाइम का होगा, 1 घंटे का होगा, 45 मिनट का होगा, उसके बारे में यहाँ पर अभी क्लियर नहीं दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप यहाँ पर आप खड़े हैं
परेशान है, हैरान है कि अब क्या करा जाए। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि जब एनटीए की आपको वेबसाइट देखनी है, वहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ को देखना है कि वहाँ से आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं। और परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहा है स्टूडेंट। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो यहाँ पूरा पैटर्न यहाँ पर हो क्या रहा है। एनटीए आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। एनटीए कह रहा है कि भाई जो सब्जेक्ट की आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, लैंग्वेजेस इतनी हैं, डोमेन सब्जेक्ट इतने हैं, एक जनरल टेस्ट है। इन सब का एग्ज़ाम आप किसी का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा, आप देना चाहते हो एग्ज़ाम दे सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भी है कहाँ आनी है? वो आनी है यूनिवर्सिटीज़ में। अब आपको ये देखना है, एनटी ने तो आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी, आपको डोमेन सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए, आपको जनरल टेस्ट प्रोवाइड कर दिया। इसमें से आपको चूज़ करके आप जो मर्जी आप टेस्ट दे सकते हो। बस मैक्सिमम लिमिट आपको 10 सब्जेक्ट की है, 10 आप दे सकते हो। अब उसके बाद बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है? यूनिवर्सिटी अगर कोई प्रोग्राम अपना लॉन्च करती है, कोई कोर्स अपना लॉन्च करती है, तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो क्या चाहती है। अगर आप इको ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी क्या कहती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है वही आपको सीयूटी में देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करनी पड़ेगी। जो भी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर जाके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट होते हो या नहीं होते हो। एनटीए को इससे मतलब नहीं है। एनटीए सिर्फ आपको सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यूनिवर्सिटीज़ का देखना है कि वहाँ पर आप फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अब ये सारा एनालाइज करके फिर आपको सिलेक्ट करने हैं अपने सब्जेक्ट्स, अपने जो आपको सब्जेक्ट्स देने हैं, जो सिलेबस आपको देना है वो आपको करना है सिलेक्ट। अब जो असली मारामारी है, असली जो कन्फ्यूजन है वो वहीं पर है कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। हम यहाँ पर 2-3 सिनेरियो ले लेते हैं। मान लो आपके पास 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी। अब ये तीनों स्टूडेंट अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ए, बी और सी हैं, स्टूडेंट ए क्या करता है, ये टारगेट कर रहा है कि मेरे को भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। जो स्टूडेंट बी है वो टारगेट करके मेरे को बीएचयू में जाना है। और कैंडिडेट सी है वो कहता है कि भाई मेरे को डीयू में भी मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीएचयू में भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अगर कुछ और यूनिवर्सिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 3-4 यूनिवर्सिटी उनके दिमाग में है कि भाई मेरे को यहाँ पर इनमें से कहीं भी एडमिशन मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों के तीनों मान लो कोई एक स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहते हैं, सपोज बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है। कोर्स क्या करना चाहते हैं भाई? बीए ऑनर्स करना चाहते हैं। तीनों स्टूडेंट बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, लेकिन एक डीयू से करना चाहता है, एक बीएचयू से करना चाहता है, तीसरे ने अपना ऑप्शन खुले रखे हुए कि वो कहीं से भी कर ले, कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। अब जो ये वाला कैंडिडेट है, जब ये एनटीए का फॉर्म भरने जाएगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे डीयू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और बीए ऑनर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या क्राइटेरिया हैं। क्या वहाँ पर, वैसे मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं वहाँ पर मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वही डीयू का क्राइटेरिया, बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि मान लो डीयू ने कहा कि भाई एक लैंग्वेज हमें चाहिए, एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके अलावा 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। अब ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में से मान लो उसने कहा कि भाई जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आप लोगे ना, उसमें आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स ये आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप कोई भी 2 डोमेन और ले सकते हो। मान लो आपने अकाउंट्स ले लिया, या आपने बिजनेस स्टडी ले लिया, या आपने इको ले लिया, मतलब इनमें से कोई भी कह रहा है कि भाई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, तो आप यहाँ पर इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। जब बी जाता है बीएचयू की वेबसाइट पर तो उसने देखा कि भाई इको ऑनर्स के अंदर जो बीए ऑनर्स आप करने चाहते हो, तो बीए ऑनर्स के अंदर आपने बीएचयू ने कहा कि भाई एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट में उसने कहा भाई 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसके अलावा जनरल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा।
तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको BHU का टारगेट करना है तो एक लैंग्वेज इसको लेनी पड़ेगी, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और इसके अलावा एक जनरल टेस्ट भी इसको देना पड़ेगा। अब जो C है वो गया, उसने DU, BHU, AU इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को देखा, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी जो टारगेट कर रहा है उसमें उसने देखा कि भाई इसको लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। इसने लैंग्वेज ले ली। मान लो इसने, इस यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई लैंग्वेज से चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। इस यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई इसे हिंदी लैंग्वेज चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या करा, इसने 2 लैंग्वेज चूज़ कर ली। इसने इंग्लिश भी चूज़ कर ली और इसने हिंदी भी चूज़ कर ली। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों में ये फिट हो गया। इसने कहा कि भाई लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, इसने कहा लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, और AU कहता है कि भाई कोई भी लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या करा, 2 लैंग्वेज चूज़ कर ली, इंग्लिश भी कर ली, हिंदी भी चूज़ कर ली। उसके अलावा जब डोमेन सब्जेक्ट की बात आती है तो डोमेन सब्जेक्ट में इसने कहा कि भाई आपके पास जो लिस्ट है उसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। अब इन 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में इसने भी कहा कि भाई कोई भी 3 डोमेन होनी चाहिए, इसने भी कहा कोई भी 3 डोमेन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ DU क्या कह रहा है कि भाई आपके पास ये कंपलसरी होना चाहिए। तो इसने क्या करा, जो डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करेगा ना उसमें एक मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स तो ज़रूर चूज़ कर लिया, एक मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स जरूर चूज़ कर लिया। उसके अलावा कोई 2 सब्जेक्ट और इसने चूज़ कर लिए, कोई भी। तो उसे क्या हुआ, ये इसके लिए भी एलिजिबल हो गया, ये इसके लिए भी एलिजिबल हो गया। अब इसने चौथा सब्जेक्ट और एक चूज़ कर लिया, जनरल टेस्ट, क्योंकि जो BHU है वो कह रहा है कि भाई जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। इस तरह से इसने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ये ले लिए, 3 सब्जेक्ट ये लिए, 2 और 3 5, और एक जनरल टेस्ट ले लिया 6। ये 6 सब्जेक्ट का इसने एग्ज़ाम दिया। तो 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के वो इसके लिए भी एलिजिबल है, वो इसके लिए भी एलिजिबल है, वो इसके लिए भी एलिजिबल है। तो इस तरह से आप अपने जो सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि अब सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो कैसे काउंट होगा। जो NTA आपका एग्ज़ाम लेगा ना वो आपको सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम देगा। सपोज आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हो, जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो NTA ने आपको इसका स्कोर दे दिया कि भाई इसका स्कोर आपका इतना है। डोमेन का, आपके जितने भी डोमेन अलग अलग है ना, सबका अलग अलग आपको स्कोर दे दिया कि बिजनेस स्टडी का स्कोर इतना है, और आपका जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोर इतना है, अकाउंट्स एंड का स्कोर इतना है, ह्यूमैनिटीज़ का जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके अंदर हिस्ट्री है या कोई भी और पोल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, मतलब सबका आपको अलग अलग स्कोर मिलेगा। जैसे ये लगा लो कि आप CBSE बोर्ड एग्ज़ाम देते हो, आपकी मार्कशीट में हर एक के एग्ज़ाम मार्क्स अलग अलग आते हैं, तो वैसे ही आपको NTA भी आपको हर एक का अलग अलग वो मार्क्स देगा। तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो एडमिशन में आपको जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है उसके हिसाब से फिर आपको जो वहाँ पर कट ऑफ बनकर आएगी उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको मेन चीज़ है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो और जो कोर्स लेना चाहते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस यूनिवर्सिटी का और उस कोर्स का, उसके हिसाब को आपको सिलेक्ट करना है। और जो आप डोमेन सब्जेक्ट दे रहे हो, जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आ चुका है, उसने क्लियर कर दिया है कि जो आपने 12th में पढ़े हैं ना वही सब्जेक्ट वो स्वीकार करेगा। इसके अलावा अगर आपने, मान लो आपने मैथ्स नहीं पढ़ा और आपने CUT में जाके मैथ्स का एग्ज़ाम दे दिया, पास कर लिया, नंबर भी चलो ले आए, लेकिन अगर आपने 12th में वो नहीं पढ़ा है तो वो आपको DU में वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे अगर और यूनिवर्सिटीज़ है वो भी कहती है कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है वो ज़रूर होना चाहिए, तो आपको उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और वैसे भी आपको उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो ज़रूर देना चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, उन सब का आप ज़रूर एग्जामिनेशन दो, ताकि आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाए। उनके अलावा फिर आप ये देखो कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो या जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसमें और क्या, इनके अलावा भी क्या आपको और कोर्स को लेना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट का भी एग्ज़ाम आप ज़रूर दो, ठीक है। 5 या 6 आपके जो आपके मेन एग्ज़ाम है, मेन सब्जेक्ट हैं, वो आप ज़रूर दो, प्लस जनरल टेस्ट भी आपको दो। क्योंकि अगर आप जिस कोर्स में चाहते हो उस कोर्स में बाई चांस आपको एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन आप किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो, वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट मांग ली गई जनरल टेस्ट की और वो आपने पहले नहीं दिया, तो फिर आप वहाँ पर फंस जाओगे। तो जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो आप ज़रूर उसका एग्जामिनेशन दो, प्लस जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम ज़रूर दो। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई अगर स्पेशल डिमांड है, तो उसके हिसाब से आपको कोर्स चूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हो NTA की तरफ से, तो उसमें से आप जो भी आपके कोर्स में आप जाना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।